हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है सेमेस्टर फर्स्ट के, जो आपके सब्जेक्ट हिस्ट्री, डिसिप्लिन, प्राचीन समाज, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। और जो आपकी यूनिट फर्स्ट है, इससे पहले हमने क्लासेस फर्स्ट कराई थी जिसमें हमने 3 क्वेश्चन के आंसर बताए थे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये क्लासेस फर्स्ट में आंसर कंप्लीट करा चुके हैं। एंड ये क्लासेस हमारी सेकंड है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का आंसर कंप्लीट कराने जा रहे हैं। तो टोटल आपको 2 क्लासेस के अंदर ना जो आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी। इस यूनिट से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं पांचों में से 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू से एंड तक आप देखिएगा। क्लासेस फर्स्ट नहीं देखी तो आप पहले आप उसे देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक करके देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको क्लासेस सेकेंड है उसके आंसर हम आपको बताते हैं। तो जो क्लासेस सेकेंड है आपके सामने, इसमें क्वेश्चन देखिए, शहरी क्रांति को परिभाषित करें तथा चाइल्ड के शहरी क्रांति के मॉडल के महत्व पर चर्चा करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में कंप्लीट बताने जा रहे हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और आएगा। तो सबसे पहले पॉइंट देखिए, जो आपको परिचय लिखना है शहरी क्रांति का। एक सामाजिक विकासवादी वी गार्डन चाइल्ड मानव समाज के विकास में प्रमुख परिवर्तन पर आगामी और सबसे प्रभावशाली सिद्धांतकारों में से एक है। तो जो सामाजिक विकास के लिए जो परिवर्तन होते हैं ना, उसमें एक चाइल्ड गार्डन है, उनके अनुसार ही कुछ परिवर्तन होते हैं और वो जो प्रभावशाली जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों में से एक है। सामाजिक और आर्थिक समझ की मार्क्सवादी विचारधारा की ओर झुकाव रखते हुए चाइल्ड ने नवपाषाण क्रांति और शहरी क्रांति की अवधारणा को विकसित किया ताकि शहरीकरण को समझा जा सके और अवधारणाएं बनाई जा सके। तो जो शहरीकरण को आपको समझने के लिए ना, जो चाइल्ड ने 2 भागों में उसे बांटा, एक तो नवपाषाण क्रांति और एक शहरी क्रांति। इन 2 अवधारणाओं के अंदर ना आप शहरीकरण को समझ सकते हैं, उनकी अवधारणा को। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आपका है नवपाषाण क्रांति। गार्डन चाइल्ड की नवपाषाण क्रांति संबंधित अवधारणा शिकार और जीवन निर्वाह के लिए एकत्रित करने से लेकर खेती तक के संकलन को दर्शाती है। तो जो फर्स्ट पॉइंट में आपको ये बताया जा रहा है, नवपाषाण काल, जिसमें आप खेती करते हैं अपने जीवन यापन के लिए, जो शिकार करते हैं, उन सभी के बारे में, जो भी चीजें इकट्ठा करते हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। और एक चीज याद रखिएगा, नवपाषाण क्रांति आपने अगर हिस्ट्री आपके पास पहली होगी, उसमें हमने आपको अच्छे से बताया था। उसमें जो पशुपालन होती है, खेती होती है, ये सभी भी पॉइंट भी आप लिख सकते हैं यहाँ। इस घटना को दुनिया के लगभग 7 या 8 हिस्सों में एक साथ विकसित होते हुए देखा जा सकता है, लेकिन सभी एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित हुए हैं। आपको पता है, जो खेती बाड़ी होती है, जो शिकार करना, ये अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग क्षेत्र शहरों में ये सब देखा जा सकता है, लेकिन सभी जो एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। जैसे कि पंजाब में खेती हो रही है, फिर हरियाणा में हो रही है, फिर आप राजस्थान में खेती हो रही है, तो सभी स्वतंत्र, लेकिन सभी 6 से 8 राज्यों में ये देखे जा सकते हैं स्थानों पर। ठीक है, जंगली संसाधनों के संचलन से घरेलू खाद्य पदार्थों के उत्पादन और खपत में इन बदलाव के परिणाम स्वरूप कई महत्वपूर्ण परिवर्तन और विकास हुए। तो आपको जो जंगली संसाधन होते हैं, जैसे आपको पता है कि जो जंगलों में पशुओं को मार के उनकी खाए जाते हैं, प्लस जो फल फ्रूट होते हैं उनके खाए जाते हैं, वो सब जंगली संसाधन होते हैं, जिसके द्वारा जो मानव का विकास भी होता है। आदि मानव नवपाषाण काल की जो आपने बातें पढ़ी होगी, उसमें आपको बताया गया होगा, वही वही खाद्य की चीजें होती हैं, उनके घरेलू संसाधन होते हैं। ठीक है, तकनीकी सफलता सामाजिक परिवर्तनों का एक संयोजन यहाँ देखा जा सकता है, जैसे कि पहले चर्चा की जा चुकी है। तो जो तकनीकी सफलता और सामाजिक परिवर्तन क्या होते हैं, जो चेंजिंग आती है आपके समाज में, जो आपके मनुष्य में, उन्हीं को कहते हैं। तो अब देखिए, दूसरी ओर शहरी क्रांति ने सामाजिक संस्थाओं और प्रथाओं को पूरी तरह से बदल दिया। तो जो शहरी क्रांति आने के बाद क्या हुआ, जो सामाजिक संस्थाएं होती है, जो पुराने जमाने की प्रथाएं धर्म होते हैं, उन सभी को चेंजिंग कर दिया, बदल के रख दिया। इस चरण के दौरान पहले शहर आर्थिक गतिविधियों का विस्तार, बढ़ते सामाजिक स्थिरीकरण और शासन की नई संस्थाओं के आने के साथ अस्तित्व में आया। तो जो नई नई संस्थाएं होती है ना, वो अस्तित्व में आई, जिससे कि सामाजिक जो स्थिरीकरण हुआ, उसका विकास होना, और जो आर्थिक गतिविधियां होती है उसका भी विस्तार हुआ।
चाइल्ड के लिए शहर ही एकमात्र घटक नहीं थे जिसके कारण ये जटिल समाज अस्तित्व में आए। तो जो चाइल्ड जी ये बताते हैं कि जो देखो शहर के माध्यम से ही नहीं है कि जो ये सब अस्तित्व में सामने देखने को आए, हालांकि वो निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण थे, लेकिन ये महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ रीजन होते हैं जिसके जरिए ये सामने आए। जैसे देखिए, मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन, भारत, मेसो अमेरिका के क्षेत्रों में सबसे पहले शहर और राज्यों का उदय हुआ। तो सबसे पहले ये जो क्षेत्र है यहाँ पर मेसोपोटामिया हो गया, जो मिस्र, चीन, भारत, इन क्षेत्रों में ना जो शहर राज्य होते हैं ना उनका उदय हुआ था। दिलचस्प बात यह है कि वे बहुत ही सरल समाजों से विकसित हुए जिसमें बहुत कम या कोई बाहरी प्रभाव नहीं था। और सबसे जो अच्छी बात इसमें ये देखी जा रही है ना, बहुत सरल समाज में विकसित हुए थे, कोई भी समस्या का सामना इन्हें नहीं करना पड़ा था। ठीक है। शहरी क्रांति पर अपने लेखन के लिए चाइल्ड ने 1920 के दशक में उस नामक स्थान में खुदाई के दौरान मिले आंकड़ों को नियोजित किया जिसे मेसोपोटामिया में सबसे शुरुआती शहरी समाज का प्रमाण दिया। तो जो मेसोपोटामिया है ना 1920 में खुदाई की गई, जिसके अकॉर्डिंग पता चला कि सबसे पहले जो शहरीकरण का मेसोपोटामिया में इसका स्थान प्राप्त था। और क्योंकि आपको पता है जो मेसोपोटामिया में जो सड़क और घर होते हैं पक्की ईंटों के बनाए हुए होते हैं, आपने हिस्ट्री इससे पहले पढ़ी होगी तो आपको वो सब नॉलेज होगी। तो ठीक है, ये तो क्वेश्चन यहाँ पर फाइनली कंप्लीट हो गया। एंड जो आपका सेकंड क्वेश्चन है, देखिए चाइल्ड द्वारा प्रतिपादित एक शहर के 10 संक्षिप्त मापदंड या लक्षण का वर्णन कीजिए। तो क्वेश्चन यही आएगा, जो एक शहर के 10 मापदंड या लक्षण जो चाइल्ड द्वारा। तो इसका आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। टोटल 2 क्वेश्चन है। तो देखिए, शहर शब्द का हमारा प्रयोग एक सामाजिक संगठन को दर्शाता है, जैसे कि आबादी की एक इकाई जो आकार में बड़ी और संगठन में जटिल है। तो जो शहर शब्द का अनुमान किस चीज से लगाया जाता है? जो समाज में जो लोग रहते हैं उसकी आबादी होती है, जो आंकड़े होते हैं उसके द्वारा इन्हें समझा जाता है और जटिल बताया जाता है। शहर और सभ्यता एक ऐसी लैटिन मूल को समझा सकते हैं जो माना जाता है कि शहरों में आमतौर पर सभ्यता के बराबर संगठन की डिग्री हासिल कर ली है। तो जो शहर है ना सभ्यता के बराबर की मतलब डिग्री एक हासिल कर ली है कि शहर में जो सभ्यता का विकास हो रहा है। ठीक है। तो चाइल्ड द्वारा प्रतिपादित एक शहर की 10 संक्षिप्त विशेषता इस प्रकार है। आपसे विशेषता भी पूछ ले, लक्षण भी पूछ ले, मापदंड भी पूछ ले, तो यही पॉइंट लिखने हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन भी याद रखना जरूरी होता है आंसर के साथ, कि आपको समझ में आए कि किस क्वेश्चन का आंसर किस में लिखना आंसर। तो फर्स्ट पॉइंट आपका, आकार की दृष्टि से सबसे पहले शहर पिछली बस्तियों की तुलना में अधिक व्यापक और घनी आबादी वाले होंगे। तो जो आकार, जो साइज की दृष्टि में देखा जाए ना, जो सबसे पहले जो शहर होते हैं ना, बस्तियां होती है, वो अधिक व्यापक और घनी आबादी मतलब बहुत ज्यादा लोग एक साथ रहते होंगे। सेकंड पॉइंट है, शहरी आबादी किसी भी गांव या शहर से संरक्षण और कार्य में भिन्न होती है, क्योंकि यहाँ हमें पूर्ण कालिक विशेषता, शिल्पकार, व्यापारी, अधिकारियों, पुजारी मिलते हैं। तो जो शहरी की आबादी होती है, वहाँ के लोग होते हैं, जो गांव या शहर का संचलन होता है ना, उनके जो कार्य होते हैं उनसे भिन्न होते हैं, अलग तरीके से। क्योंकि जो वहाँ पर आप देखा जाएगा ना, जो शिल्पकार होते हैं, जो व्यापारी, अधिकारी, पुजारी, ये सब ज्यादा मिलते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, प्रत्येक उत्पादक यहाँ तक कि सबसे प्राथमिक को भी सीमित तकनीकी उपकरणों के साथ प्राप्त होने वाले छोटे अधिशेष पर भी कर का भुगतान करना पड़ता है। यह कर एक दिव्य राजा या एक काल्पनिक देवता को दिया जाता था जो सभी अधिशेष एकत्र करता था। तो देखो, जो कर होते ना, जो भी उत्पादन आप प्राप्त करते हो उसके ऊपर आपको कर दिया जाता था। कर मतलब होता है ब्याज, चाहे वो छोटे उत्पादन हो या बड़े हो, लेकिन सभी पर देना होता है। और इस कर को कौन इकट्ठा करता था? या तो राजा कर सकता है या काल्पनिक देवता होता है वो करते थे, इनको सबको इकट्ठा करते थे। ठीक है। फोर पॉइंट, स्मरणीय वास्तुकला शहरों को गांवों से अलग करती है। जो स्मरणीय वास्तुकला होती है शहर और गांव में अंतर करती है, अलग करती है। और सामाजिक अधिशेष की एकाग्रस्त की परिकल्पना भूमिका को भी पूरा करती है। फिफ्थ पॉइंट है, लेकिन वास्तव में
साकेंद्रित अधिशेष का एक बड़ा हिस्सा कुछ लोगों के हाथों में आ गया जिन्हें शासक वर्ग का गठन किया। तो जो कुछ बड़े हिस्से होते हैं जो गांव में शहरों में रहते हैं, जो शासक वर्ग जैसे राजा होते हैं, उनके हाथों में केंद्र का जो कुछ हिस्सा आ जाता है जो इसकी स्थापना करते हैं। इस समूह में पुजारी, प्रशासनिक अधिकारी और नागरिक और सैन्य नेता शामिल है। और जो शासक वर्ग के गठन की में कौन कौन शामिल होता है, जो प्रशासनिक होता है, अधिकारी होता है, नागरिक, सैनिक होता है, नेता, ये सभी आ जाते हैं। 6 पॉइंट देखिए, प्रशासनिक और संचार उद्देश्यों के लिए लेखन का आविष्कार और उपयोग। तो जो प्रशासनिक संचार होते हैं उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए लेखन की जरूरत होती है, आविष्कारों की जरूरत होती है और उसका उपयोग करने की जरूरत होती है। 7 पॉइंट, ज्योतिमिति, आंकरिंग और खगोल विज्ञान जैसे विज्ञान का विस्तार, इनके जरिए जो खगोल विज्ञान होते हैं उनका विस्तार होता है। कला की परिष्कृत शैलियों का उत्पादन, तो जो कला होती है उसका भी विकास होता है। लंबी दूरी का विदेश व्यापार, जो लंबी दूरी होती है विदेशों में व्यापार किए जाते हैं इसके द्वारा। और अंत में एक राज्य संगठन जो अब निवास पर आधारित है, रिश्तेदारी पर नहीं। और एक जो सबसे लास्ट का पॉइंट ये है कि जो संगठन होता है जो निवास पर आधारित होता है, जो आपके रिश्तेदारी पर नहीं, कि जो आप रिश्ते निभाते हैं उस पर नहीं होता, ठीक है। तो इसमें देखिए इस 10 विशेषताओं से स्पष्ट है कि संकेत मिलता है कि चाइल्ड का मॉडल परस्पर संबंधित सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक परिवर्तनों की एक पर आधारित था, जिसके परिणाम से शुरुआती शहरों और राज्यों का निर्माण हुआ। तो जो चाइल्ड का मॉडल है ना, जैसे आर्थिक, सामाजिक, जो राजनीतिक है ना, इनमें से किसी एक पर ही आधारित है, जिसके जरिए ये हुआ ना कि जो समाज और जो राज्य है उसका निर्माण हुआ। तो यहाँ पर फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा। इसमें हमने फाइनली 2 क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट करा दिया, जिससे आपका यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अगर ये 2 वीडियो देखते हैं ना तो आपके पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन आप 100% कह सकते हैं आएगा जरूर, क्योंकि हर यूनिट से आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।